जय हिंद, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के हमारे टारगेट एचपीएस 2024 मेंस आंसर राइटिंग सेशन में आप लोगों का स्वागत है। सो दिस इज डे 34 और जो आज का हमारा सेशन है दैट इज बेस्ड ऑन योर गवर्नेंस पोर्शन ऑफ सिलेबस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने दैट इज करप्शन इज लाइक अ टर्माइट दैट डिस्ट्रॉयज बेस्ट ऑफ सिस्टम्स। What suggestions would you prescribe for a robust and corruption free system in India? 12 marks, 225 words. हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, क्या है यहां पे? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं करप्शन वाले इस सवाल की, तो आपके पास कीवर्ड्स जो हैं वो क्या है? एक तो इट इज टॉकिंग अबाउट करप्शन। क्या कह रहा है? डिस्ट्रॉयज द बेस्ट ऑफ सिस्टम्स एंड इट सेज कि व्हाट वुड यू प्रिस्क्राइब फॉर अ करप्शन फ्री सिस्टम इन इंडिया। यानी भ्रष्टाचार जो है एक दीमक की तरह है जो सर्वोत्तम व्यवस्थाओं को नष्ट कर देता है। भारत में एक मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली के लिए आप क्या सुझाव देंगे? यानी कि यू हैव टू गिव सजेशंस आल्सो। तो सेंट्रल फोकस जो है क्वेश्चन का दैट इज अराउंड करप्शन, है ना। वी नो दैट गवर्नेंस में जो एथिक्स वाला पार्ट है जो करप्शन से डील करता है और उसका इफेक्ट ऑन गवर्नेंस, उसके आधार पर यह सवाल जो है वो बनाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कैन बी दी पॉसिबल इंट्रोडक्शन। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं ये बताते हुए कि करप्शन, देखिए व्हाट इज मेंट बाय करप्शन। तो हम बोलते हैं इट इज डिसऑनेस्ट बिहेवियर when displayed by people especially who are holding offices of power, कि जिनके हाथ में जो है अथॉरिटी है, the ones who are wielding power, they are using that power, that authority not for discharging their duties, लेकिन उस पावर का जो है मिसयूज किया जा रहा है, या फिर they are not following the norms, they are deviating from the set standards or set norms। तो हम बोल रहे हैं क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ करप्शन है। सो इट स्टार्ट्स विद टेंडेंसी टू यूज पब्लिक ऑफिस, लेकिन पब्लिक ऑफिस जो है किस चीज के लिए? पर्सनल गेन के लिए। जहां पे पब्लिक ऑफिस जो है दैट इज मेंट फॉर डिस्चार्जिंग व्हाट यू कॉल पब्लिक ड्यूटी, राइट। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इंस्टेड आप यूज कर रहे हैं उसको एनी काइंड ऑफ पर्सनल गेन के लिए। सो अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज अनफॉर्चुनेट दैट करप्शन हैज बीन अ मैटर ऑफ हैबिट फॉर मेनी पीपल। सो दैट कैन बी अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। फिर देखिए, इफ वी गो टू द मेन बॉडी एड्रेसिंग द फर्स्ट पार्ट, कि करप्शन जो है इज कंसिडर्ड एज अ सोशल नॉर्म, इतना एंट्रेंच हुआ है बीते कुछ समय में, एंड देयरफॉर इट इंप्लाइज फेलियर ऑफ मोरालिटी इन द ऑपरेशंस ऑफ पब्लिक बॉडीज, पब्लिक पर्सनल। देन कमिंग टू जो पहला पार्ट था, कॉजेज या फिर रीजन बिहाइंड करप्शन, एंड देन वी विल गो टू सजेस्टिंग द मेजर्स। तो सबसे पहले देखो, हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी ना होना सरकारों का, व्यवस्थाओं का, सिस्टम्स का, गवर्नेंस सिस्टम्स का, दैट विल प्रमोट करप्शन। क्यों? ये कहा जाता है दैट सिन एंड सीक्रेसी दे गो हैंड इन हैंड। सिन एंड सीक्रेसी दे गो हैंड इन हैंड। और ये भी बोल सकते हैं कि दे शेयर अ म्यूचुअली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर पारदर्शी रूप से काम नहीं हो रहा है तो चांसेस हो सकते हैं इस चीज के कि कोई गलत चीज जो है वहां पे की जा रही है। सो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोसेसेस, डिसीजन मेकिंग एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है करप्ट प्रैक्टिसेस के प्रोलिफरेशन के लिए। एंड जब हम बोलते हैं कि एक्शंस जो हैं एंड डिसीजन जो जब उनको शील्ड किया जाता है, उनको एक आप कह सकते हो घूंघट, है ना, हिंदी में बोलते हैं घूंघट, इंग्लिश में बोलते हैं व्हील। if there is a wheel, if there is a sort of shield from public scrutiny, जनता की विजिल से, तो ऑफिशियल जो है they are rampantly they're engaging in corrupt activities because they do not have any fear of exposure। क्यों? क्योंकि पब्लिक आईज जो है, पब्लिक विजिल जो है, आप यूज कर सकते हो अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग फ्रेजेस यहाँ पे। पब्लिक विजिल, पब्लिक आईज या पब्लिक स्क्रूटनी जो है उससे वो बचे हुए हैं ड्यू टू द नॉन ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग। ठीक है, चलो। Then next we can say weak institutions and ineffective legal framework। legal framework effective होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर देखो किसी भी तरीके का करप्ट बिहेवियर है, if there is any form of corrupt behavior, it must be punished also। उसको पनिश करना जरूरी है। अगर वो अनपनिश्ड है, अनचेक्ड है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यू आर एनकरेजिंग सच बिहेवियर, यू आर नॉट कीपिंग एनी सॉर्ट ऑफ पेनल्टीज ओवर दैट बिहेवियर। आप उसके ऊपर जो है कोई भी रोक लगाने का काम कर ही नहीं रहे हैं। सो मेनी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग लॉज, रेगुलेशंस आर आइदर, या तो कह सकते हो वीक, या फिर एट टाइम्स दे आल्सो मे गेट कॉम्प्रोमाइज्ड, है ना, शील्ड करते हैं।
ऐसे किसी पब्लिक ऑफिशियल को जिसने कोई करप्ट बिहेवियर में इंडल्ज किया हो। चलो देन फर्दर रीजन क्या हो सकते हैं? एक तो सिस्टम्स में, ब्यूरोक्रेसी में, ब्यूरोक्रेटिक ऑपरेशंस में, फंक्शनिंग में, इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, है ना। सो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, दे मे बी फोर्स टू कॉम्प्रोमाइज देयर ऑटोनॉमी एंड पॉलिटिशियंस may pressurize officials to engage in corrupt activities for personal gain or maybe the party gain। तो यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली देखने को मिलता है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसमें जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसको प्रेशराइज किया जा रहा है ऊपर से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन नेक्सस विद परमानेंट एग्जीक्यूटिव, मतलब जो भी नेता लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, और साथ में जो ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो पर्सनल है, और कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इट कैन बी सम बिजनेसमैन, सम अदर पार्टी, मिलके जो है वो क्या कर रहे हैं, सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज करके करप्ट बिहेवियर। सो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इफ यू नो मिसयूज, अगर पॉलिटिकल पावर मिसयूज हो रही है तो वो भी करप्शन को बढ़ावा देगी। देन व्हाट यू कॉल रेड टेपिज्म, या फिर ब्यूरोक्रेसी का जो ब्यूरोक्रेटिक विल है उसका दुरुपयोग। सो लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स कई बार ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स जो हैं, प्रोसेसेस जो हैं, वो जानबूझ के इसलिए भी क्रिएट किए जाते हैं ताकि वो कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जो है लूप होल्स के लिए स्पेस छोड़ा जा सके, उन प्रोसेसेस को बाद में जो है यूटिलाइज किया जा सके फॉर पर्सनल गेन, अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दे आर एक्सेसिवली कॉम्प्लिकेटेड एंड दे मे लीड टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू एंगेज इन करप्ट प्रैक्टिसेस टू स्पीड अप द प्रोसेस एंड अवॉइड बैरियर्स। क्या कहा जाता है, अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा भी मैक्स वेबर को, तो वेबर ने क्या बोला कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसका क्या होता है, रेंट सीकिंग बिहेवियर होता है, कि वो क्या करती है, वो अपने फायदे के लिए जो है जानबूझ के प्रोसेसेस को मुश्किल से मुश्किल बनाती है ताकि उसमें क्या हो, प्रोसेसेस मुश्किल होंगे, स्पीडअप नहीं होगा, तो जिसका काम फंसा हुआ है उससे आप इजीली मनी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए, देन लो सैलरीज एंड इंसेंटिव्स। कई बार ये भी कहा जाता है कि ये दिस आल्सो इज वन ऑफ द कॉज फॉर public personnel engaging in corrupt activities, corrupt behavior, के low salaries of public sector officials, especially those in lower level positions, है ना, making them more vulnerable to bribery, corrupt practices, as they view corruption as a mean of supplementing their income। ये justification नहीं है, I repeat, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जस्टिफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ एक कॉज बोल रहे हैं हम। यू कैन नॉट जस्टिफाई एनी सॉर्ट ऑफ करप्ट बिहेवियर, किसी भी तरीके से आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट रीजंस। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू विसल ब्लोअर एंड प्रोटेक्शन, कि अगर कोई एक्सपोज करता भी है तो उसको अगर प्रोटेक्ट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है तो भी करप्शन में रिजल्ट कर सकती है वो चीज। मतलब हो सकता है कि करप्शन को एक्सपोज ना करे कोई। सो इन एडिक्वेट विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन इट विल डिटर इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम रिपोर्टिंग करप्शन। विसल ब्लोअर का मतलब होता है जिसने एक्सपोज किया है, जो उस पब्लिक बॉडी का पार्ट है, उस संस्था का, उस ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा है, एंड दे आर इन द नो ऑफ, उनको मालूम है कि कुछ ना कुछ जो है वो करप्ट एक्टिविटी, ऐसे कोई भी चीज जो है वो चल रही है जिसको वो एक्सपोज कर रहे हैं। अगर वो उसको एक्सपोज कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर पुटिंग देयर लाइफ, देयर वर्क एट रिस्क, कि वो एक रिस्क पे भी आएंगे। तो अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं है तो फिर फ्यूचर में हो सकता है वो ऐसा कोई भी विसल ब्लोइंग का एक्ट ना करें, राइट। चलो, सो देन द फियर ऑफ पोटेंशियल रिटेलिएशन जो है दैट मे कंपेल विसल ब्लोअर्स टू रिमेन साइलेंट and maybe enable corruption to flourish। All right, so these were the causes। Now coming to what can be the suggestions to eliminate corruption। देखो, अब यहाँ पे आप दो मेनली चीजों पे रिलाई कर सकते हो। एक तो है हमारे पास सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, SARC की रिपोर्ट्स जिनसे हमने पॉइंट्स उठाए हैं, और दूसरा है हमारे पास एक नोडल कमेटी। दोनों के ऊपर आप रिलाई करके यहाँ पे ये सजेशन वाला पार्ट इजीली कर सकते हो। तो एज पर SARC क्या क्या बोल के गया है उस पर देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, जिसको कहा गया इट्स की एथिकल प्रिंसिपल, है ना। एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स आर लाइकली टू बी ऑपरेटिंग इन मोर ट्रांसपेरेंट मैनर, ऑनेस्ट मैनर, एंड मोर डिफिकल्ट फॉर करप्शन टू फ्लरिश इन सच एन एनवायरनमेंट, जहां पे एक्शंस जो हैं, जो निर्णय हैं, जो भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस या पब्लिक ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं उसमें पब्लिक स्क्रूटनी जो है वो ज्यादा है, राइट। देन प्रमोट अकाउंटेबिलिटी। सो ये क्या डिमांड करता है, इंडिविजुअल्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस एंड डिसीजंस, यानी कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, you are enforcing accountability for whatever actions they have taken, right? So when they are guided by such principles, their actions are more likely to be transparent and accountable, reducing the likelihood of corruption which can harm others। तो दोनों को प्रमोट करने के लिए फिर आप सोच सकते हो सर टूल्स क्या हो सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ थिंग्स लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट,
promotion of things like social audit, effective implementation of citizens charter with effective grievance redressal mechanism. ठीक है, these all can be done to promote both transparency and accountability. Then further हम बोल सकते हैं कि support the rule of law, मतलब कोई भी ऐसी चीज ना अलाउ की जाए जहां पे लॉ को सर्कमवेंट किया जा रहा है, where law is being circumvented. So ethical behavior upholds the rule of law, respect for legal and regulatory framework, and corrupt conduct often जो है वो circumvent करता है या violate करता है, and adherence to ethics underpins respect for legal law norms. मतलब अगर आप पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी देखते हैं तो वहां पे इक्वालिटी की बात आती है, इवन इन फ्रंट ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ, राइट, कि मतलब चाहे कोई भी हो, रिच और पुअर और मे बी इन पोजिशन ऑफ पावर, देन or a common citizen, all are equally subject to the provisions of law, right? So that is adherence to rule of law. Then whistleblower and उसके लिए protection. Although we have a whistleblowers protection act, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि इफेक्टिवली उसको इंप्लीमेंट या उसके प्रोविजंस को लागू नहीं किया जाता, बट इंश्योर्स के देयर इज ऑलवेज अ थ्रेट लूमिंग लार्ज ऑन द हेड ऑफ द विसल ब्लोअर, कि उसको कभी भी ये निश्चिंतगी नहीं होती कि भाई वो सुरक्षित है. सो एथिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट दे प्रायोरिटाइज प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर एंड हु रिपोर्ट करप्शन. ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो सामने आके ये बताना पड़ेगा दैट लुक देयर इज एन एक्ट ऑफ करप्शन. पर अगर उसको खुद को अपनी जान की सेफ्टी की, अपनी लाइफ एंड लिम्ब की दिक्कत है या अपने लाइफ एंड लिम्ब का उसको थ्रेट रहेगा, तो फिर ये एक्शंस जो हैं वो डेटर होते हैं, राइट. चलिए, सो नोलन कमेटी रिकमेंडेशंस क्या बोल के गई है, व्हिच आई वाज ब्रीफली टेलिंग यू इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द सेशन आल्सो, कि नोलन कमेटी ने ये बोला कि देखो ये अलग अलग चीजें हैं, सेल्फलेसनेस, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस, अकाउंटेबिलिटी एंड लीडरशिप, ये प्रमोट कर रहा हूं तो भी आप करप्ट बिहेवियर को रिड्यूस कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो. चलिए, सो लेट्स नाउ कंक्लूड इट. बढ़ते हैं कंक्लूजन पे. तुम क्या कंक्लूड कर सकते हैं करप्शन वाले इस क्वेश्चन के लिए? तो फर्स्ट वी कैन से दैट करप्शन जो है इट इज इंडीड अ टर्माइट फॉलोइंग द कंट्री फ्रॉम विद इन, एंड इट्स अ मिरर ऑफ अ पर्सन्स पर्सनालिटी व्हिच शोज हाउ अ पर्सन कैन टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू वाइसेस लाइक ग्रीड, डिससैटिस्फैक्शन, हैबिट एंड मेंटालिटी, व्हिच सर्टेनली नीड्स इंप्रूवमेंट. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हाँ जी, explain the difference between the terms government and governance. First part. Second, what steps are needed to bring out good governance? So again, this is 12 marker, 225 words. दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के. एक मांग रहा है, एक बेसिक्स पे सवाल है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि ट्विस्टेड क्वेश्चन हो, सो यू कैन इजीली अटेम्प्ट द क्वेश्चन. पहला पार्ट जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, एड्रेस करने के लिए कि भाई दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस बता दीजिए, एंड उसके बाद वो बोल रहा है कि हाउ डू वी कन्वर्ट इट इनटू गुड गवर्नेंस, कि कैसे जो है उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये देखो, ये तो वर्ल्ड बैंक हमें 8 कैरेक्टरिस्टिक्स देके गया है, हम वो सारे जो है यहाँ पे एज इट इज यूज कर लेंगे, तो हमारा सेकंड पार्ट जो है वो इजीली एड्रेस हो जाएगा, राइट. ओके, या फिर क्या बोल रहे हैं हिंदी में कि सरकार और शासन पदों में अंतर स्पष्ट कीजिए. सुशासन लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है. 12 अंक, 225 शब्द. So first, introducing what is this difference. So first part, government and governance are two very similar words. Although government is a group of people who run or rule, जो administer करते हैं, govern करते हैं, वहीं governance जो है that is act of governing or ruling. ठीक है, वो उसका हम simple words में ये भी बोल देते हैं, government in action basically can be called governance, right? Then further, it is a set of rules and laws framed by the government that are to be implemented through the representatives of the state and other actors. Then moving to first part, मेन बॉडी में चले जाएंगे, तो यहाँ पे और एलैबोरेट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि 12 मार्कर है, स्कोप अच्छा है हमारे पास एक्सप्लेन करने का. सो डायनामिक एक्सरसाइज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पावर एंड पॉलिसी इज नोन एज गवर्नेंस. कर कौन रहा है? ऑफ कोर्स द एक्टर कॉल्ड गवर्नमेंट, राइट. While the government acts as the instrument that does it. पहली चीज. Then exclusive domain of state जो है over period became a shared space with inclusion of other actors and stakeholders. देखो ये वाला पॉइंट क्यों मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि जब हम बात करते हैं गवर्नेंस की, तो इट इज नॉट अ यूनी एक्टर और सिंगल एक्टर फिनोमिना, इट इज अ मल्टी एक्टर या फिर मल्टी स्टेक होल्डर फिनोमिना. मल्टी
स्टेक होल्डर फिनोमिना। कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं? वही हमारा फेवरेट जो डायग्राम आपने कभी बनाया भी होगा डेफिनेटली, दैट यू हैव द स्टेट, यू हैव द सिविल सोसाइटी एंड यू हैव द मार्केट। और जो कॉमन स्पेस बनता है ये हम बोल देते हैं कि दिस बेसिकली इज कॉल्ड गवर्नेंस। ठीक है, ये कलर आई थिंक वर्क नहीं कर रहा, बट ये जो बीच में जो कॉमन पोर्शन बनेगा स्टेट का, मार्केट का, सिविल सोसाइटी का, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये आपका गवर्नेंस है। ये कलर इसका वर्क नहीं कर रहा, बट चलो कोई बात नहीं, आई होप ये समझ में आ गया है। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। सो इट इज मल्टी स्टेक होल्डर बिहेवियर और फिनोमिना विच वी कॉल इज गवर्नेंस। ठीक है, ओके, सो देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ये देखो यहाँ पे एक ये टैबुलर फॉर्म में कंपैरिजन किया हुआ है दोनों का, किस किस का, गवर्नेंस का और गवर्नमेंट का। तो आप लोग अगर इस फॉर्म में डिपिक्ट करना चाहते हो, यू कैन डिपिक्ट इन टैबुलेटेड फॉर्म। क्रिस्प पॉइंट्स बनाना चाहते हो तो वो आपकी प्रेजेंटेशन की, आपकी यूनिकनेस के ऊपर है, हाउ यू वांट टू प्रेजेंट इट। ठीक है, सो जो चीज अभी डिस्कस किया उसको आप इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो। जो हम बात कर रहे हैं मल्टी एक्टर फिनोमिना, जहां पे हमारे पास गवर्नेंस में बहुत सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट सिर्फ एक प्लेयर है, एक मशीनरी है जहां से वो चीज स्टार्ट हो रही है। मतलब इट्स जस्ट अ फॉर्मल सेटअप विच इंटरेक्ट्स विद इन इटसेल्फ एंड आउटसाइड ऑफ इट। वहीं गवर्नेंस जो है वो गवर्नमेंट से जरूर निकल के आ रही है, लेकिन हम साथ में ये भी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ साथ या फिर स्टेट के साथ साथ हमें दो एक्टर्स और दिखते हैं। कौन कौन? एक तो हमारे पास सिविल सोसाइटी और एक मार्केट। ठीक है, ये तीनों मिला के बनाते हैं व्हाट वी कॉल गवर्नेंस। चलो, सो आई होप दिस इज ऑल्सो अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या बोला था कि भाई स्टेप्स नीडेड फॉर ब्रिंगिंग आउट गुड गवर्नेंस, के हाउ डू यू इंश्योर दैट देयर एग्जिस्ट गुड गवर्नेंस। तो पहली बात तो रीओरिएंटिंग प्रायोरिटीज ऑफ द स्टेट थ्रू अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन नीड्स और यू कैन से इन पर्सनल। ठीक है, देन नेक्स्ट वी कैन से प्रोविजन ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स। किसके लिए? पुअर, मार्जिनलाइज्ड, जिसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आज के डेट में क्या बोलते हैं, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, है ना। ये इस तरीके से भी लिख सकते हो। इट इज अगेन आई लीव इट टू योर इमेजिनेशन। देन बाय इंक्लूडिंग सिटीजंस फ्रॉम द बिगिनिंग इट विल बी इजियर फॉर ऑफिशियल्स टू डेवलप कोऑपरेशन, मतलब स्टार्टिंग से ही, पॉलिसी फॉर्मुलेशन से ही, है ना, एंड डिस्कवर फ्रस्ट्रेशन विद व्हिच द पब्लिक हैज विद गवर्नेंस, के लोगों के दिक्कतें क्या हैं, क्या चुनौतियां, चैलेंज फेस कर रहे हैं, व्हाट ऑल चैलेंजेस डू दे फेस, और मे बी व्हाट ऑल ग्रीवेंसेस डू दे होल्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई क्यों सुशासन जो है उनको नहीं लगता एग्जिस्ट करता है या गवर्नेंस में जो इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देन इंट्रोड्यूसिंग अप्रोप्रिएट रिफॉर्म्स इन द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, इंक्रीजिंग देयर इफेक्टिवनेस, यानी कि यू कैन कॉल टॉक अबाउट द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, कि इनको इंप्रूव किया जा सके, इनकी फंक्शनिंग। चलो, देन फर्दर स्टेप्स क्या हो सकते हैं? एनहांसिंग सिविल सर्विसेज कैपेसिटी, यहाँ पे कॉमा आएगा, सिविल सर्विसेज कैपेसिटी। क्यों? अल्टीमेटली देखो डिलीवर किसके थ्रू करोगे, अपैरेटस कौन है जो गवर्नेंस को डिलीवर करता है, जो कैरी आउट करता है, इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज द ब्यूरोक्रेसी, इट इज द सिविल सर्विसेज, है ना, चाहे यूनियन के लेवल पे हो चाहे स्टेट्स के लेवल पे हो। कैसे करोगे? थ्रू अप्रोप्रिएट रिफॉर्म मेजर्स दैट मैचेस परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। दोनों सुनिश्चित करना जरूरी है कि काम भी हो, काम भी चलता रहे, परफॉर्म भी करें, बट अकाउंटेबल भी हो। Then forging new alliances with civil society and evolving a new framework for government business cooperation, मतलब वही मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप को प्रमोट करना, जो हम बोलते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने जो एक पार्टिसिपेटिव वाला कैरेक्टरिस्टिक दिया है गुड गवर्नेंस का, कि इट इज पार्टिसिपेटिव प्लस एक और बात भी है, क्या है साथ में, एंड कंसेंसस ओरिएंटेड, कि सभी लोगों को साथ लेके चलने वाली बात है, गवर्नमेंट के साथ सिटीजन भी एंड मार्केट्स भी, राइट, नागरिक को भी साथ लेके चलने की बात है। देन इंप्लीमेंटिंग चेंजेस टू गवर्नेंस रिक्वायर्स इफेक्टिव एंड क्लियर कम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज, और कोई भी कंफ्यूजन, डिस्ट्रस्ट जो है या मिसट्रस्ट जो है लोगों पे या लोगों का प्रशासन पे, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए। सो ये हम बोल सकते हैं that these can be the steps which are needed for bringing good governance in the country. चलिए, so let's now conclude this question. Concluding note में क्या लिख सकते हो? देखो, you can simply write के issues जो हैं within government or sorry within governance, they can be addressed and made more efficient. कैसे? Through the use of technology
और यू कैन राइट थ्रू द यूज ऑफ आईसीटी, थ्रू द इफेक्टिव यूज ऑफ आईसीटी, जिसको हम ई गवर्नेंस में बोलते भी हैं, लेकिन उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रॉडर जो गुड गवर्नेंस एक्सट्रैक्ट करनी है उसमें टेक्नोलॉजी आज जो है एक बहुत ही कारगर रोल प्ले करने की क्षमता रखती है. इट डज पोजेस दैट काइंड ऑफ स्कोप where it can improve the quality of governance, where it can improve the effectivity, efficiency, and of course, it can deliver things, services, it can deliver public services in much more faster manner, right? So आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि from various kinds of services like taxes, voting, banking, other solutions easier to implement by innovating with the technology, by simply investing in new infrastructure and ensuring that governance is delivered in accordance with the highest contours of standards, कि जो सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के पैमाने हैं उसके साथ मैच करके हम गवर्नेंस को डिलीवर कर पाए नागरिकों तक, सिटीजन्स तक, राइट? सो आई बिलीव दिस इज अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया है. ठीक है, आप यहाँ पे इफ यू वांट यू कैन कोट, हमने यूज किया है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के पॉइंट्स को, आप SARC को कोट कर सकते हैं. ठीक है, अगेन यू कैन रिलाई अपॉन दिस. आप वर्ल्ड बैंक को भी कोट कर सकते हैं अगर आपको कोई लगता है यहाँ पे कोट जो है इस क्वेश्चन के साथ रिलेट करती है तो आप कोट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. सो नाउ बिफोर वी वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे, कि आप आंसर अपने सबमिट कर सकते हैं. ये आपके पास यहाँ पे लिंक शेयर्ड है. ठीक है, सो इस लिंक पे इफ यू वांट यू कैन सबमिट योर आंसर्स. चलिए, सो दैट इज ऑल फॉर डे 34. ठीक है, नेक्स्ट जो है सेशंस आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे for gearing up your preparation of HPAS mains 2024 mains 2024. ठीक है, so this is Piyush signing off. I'll take your leave. Thank you so much. पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, and as always, जय हिमाचल, जय भारत.